नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक राष्ट्र के जन्म की कहानी की। भारत की आज़ादी की वो 62 साल लंबी महागाथा। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, बल्कि ये लाखों लोगों के सपनों, उनके संघर्ष और उनकी उस हिम्मत की कहानी है जो कभी टूटी नहीं। अब देखिए, इतनी बड़ी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 खास हिस्सों में बांटकर देखने का फैसला किया है। हर हिस्सा एक नए अध्याय की तरह है, जो हमें आज़ादी की लड़ाई की पहली चिंगारी से लेकर आखिर में मिली जीत और उस त्रासदी तक ले जाएगा। तो पहला फेज, जिसे हम उत्पत्ति कह सकते हैं, हमें सीधे 19वीं सदी के आखिर में ले जाता है। सोचिए, ये वो दौर था जब लोगों का गुस्सा तो था, पर बिखरा हुआ था। फिर बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस और उस गुस्से को एक संगठित आवाज मिली। उस वक्त की रणनीति सीधी थी, संयम और बातचीत। तो इस शुरुआती दौड़ ने, आप कह सकते हैं, नींव रखी। कांग्रेस की स्थापना हुई, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के सामने एक जबरदस्त भाषण दिया। लेकिन असली मोड़ आया 1905 में, जब बंगाल का बंटवारा हुआ। ये अंग्रेजों का एक ऐसा फैसला था जिसने शायद अनजाने में ही पूरे देश में विरोध की आग लगा दी, और इस आंदोलन का रास्ता हमेशा के लिए बदल गया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तारीख थी 28 दिसंबर 1885, जगह बॉम्बे। ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। पर जानते हैं सबसे खास बात क्या थी? इसकी सोच, इसकी समावेशी सोच। इसकी शुरुआती अध्यक्षों को देखिए, उमेश चंद्र बनर्जी, फिर पारसी समुदाय से दादा भाई नौरोजी, मुस्लिम समुदाय से बदरुद्दीन तैयब जी, और यहाँ तक कि एक यूरोपियन जॉर्ज यूल भी। मतलब ये शुरुआत से ही एक पैन इंडिया मूवमेंट बनने का इरादा रखता था। पर ये जो संयम वाली राजनीति का दौर था ना, वो 1905 में अचानक खत्म हो गया। एक बहुत बड़ी घटना हुई, बंगाल का बंटवारा। लॉर्ड कर्जन का ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। मकसद था विरोध को कमजोर करना, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। इसी ने जन्म दिया स्वदेशी आंदोलन को। लोगों ने भारतीय चीजों पर जोर देना शुरू किया, और देखते ही देखते ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा आर्थिक और राजनीतिक हथियार बन गया। तो जब संयम और बातचीत वाली राजनीति फेल हो गई, तो फिर क्या हुआ? यहीं से हम दूसरे फेज में आते हैं, उग्रवाद और विभाजन का दौर। अब लोगों का सब्र जवाब दे रहा था। स्ट्रैटेजीज अब सीधी टक्कर लेने वाली बन गईं, और इसी वजह से आंदोलन के अंदर ही दरारें पड़ने लगी। ये दशक काफी उथल-पुथल भरा था। देखिए, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, जिसने एक अलग पॉलिटिकल पहचान की बात की। ठीक एक साल बाद कांग्रेस खुद दो हिस्सों में बट गई, नरम दल और गरम दल। और इसी बंटवारे के बीच अंग्रेजों ने 1909 में मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स लागू कर दिए। एक ऐसा कदम जिसका भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा और दूर तक असर पड़ने वाला था। तो ये सूरत स्प्लिट आखिर था क्या? असल में ये दो बड़ी विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ थे गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व वाले नरम दल के लोग, जो शांति से, संवैधानिक तरीकों से सुधार चाहते थे। और दूसरी तरफ थे बाल गंगाधर तिलक वाले गरम दल, जिनका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। ये बस तरीकों की लड़ाई थी, लेकिन इसने आंदोलन को बीच से तोड़कर रख दिया। और इसी सियासी उथल-पुथल के बीच मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स ने एक ऐसी चीज ला दी जिसने भविष्य की राजनीति को तय कर दिया। मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी अलग निर्वाचक मंडल। इसका सीधा मतलब था कि दो अलग-अलग पॉलिटिकल लाइनें बन गई, जहां वोटर्स सिर्फ अपने धर्म के उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। ये फूट डालो और राज करो की नीति का एक क्लासिक एग्जाम्पल था, जिसने भारतीय समाज में बंटवारे के बीज बो दिए। अब देखिए, आंदोलन बटा हुआ था और कुछ हद तक दिशाहीन भी। ऐसे में स्टेज एक नए लीडर के लिए बिल्कुल तैयार था। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और सबसे ज्यादा बदलाव लाने वाला फेज, गांधीवादी युग। सिर्फ एक इंसान के आने से ये लड़ाई बड़े बड़े लोगों के डिबेट रूम से निकलकर भारत की सड़कों और गांवों तक पहुंच गई। ये अब एक सच्चा जन आंदोलन बन गया था। सही मायनों में इसी दौर ने भारत की आत्मा को एक नई पहचान दी। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और उनके साथ उम्मीद की एक नई लहर आई। लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग का वो दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। इसी के बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और आखिरकार 1929 में पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की मांग का ऐलान हुआ। पर सवाल ये है कि 1919 में ऐसा हुआ क्या था? अमृतसर में एक शांति से चल रही सभा एक खौफनाक हत्याकांड में कैसे बदल गई? वजह थी
कागज का एक टुकड़ा जिसमें बेहिसाब ताकत थी, रॉलेट एक्ट। जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जो सरकार को ये हक दे कि वो किसी को भी बिना किसी मुकदमे या अपील के जेल में डाल सकती है। ये तो सीधे सीधे बुनियादी मानवाधिकारों पर हमला था। गांधी जी ने इसे बिल्कुल सही नाम दिया था, काला कानून। और बस इसी ने पूरे देश में विरोध की आग भड़का दी। और फिर आई वो तारीख 13 अप्रैल 1919, एक ऐसा दिन जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म पर हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गईं। इस वहशीपन के जवाब में बड़े बड़े सम्मान बेमानी हो गए। गांधी जी ने अपना कैसरे हिंद मेडल लौटा दिया तो महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी। इस एक घटना ने अंग्रेजी हुकूमत की नैतिक सत्ता को तो खत्म किया ही, साथ ही पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। जलियांवाला बाग का गुस्सा और असहयोग की वो भावना। इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे फेज पर, अंतिम संघर्ष। दुनिया उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस रही थी और इधर भारत में आज़ादी की लड़ाई अपने आखिरी और सबसे तेज दौर में पहुंच चुकी थी। इस दौर की शुरुआत हुई गांधी जी की सबसे ताकतवर रणनीतियों में से एक से, सविनय अवज्ञा। आइडिया बहुत सिंपल था पर गहरा, गलत कानूनों को शांति से तोड़ना। और इसकी शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 को मशहूर दांडी मार्च से। नमक पर अंग्रेजों की मोनोपोली को चुनौती देकर गांधी जी ने पूरे देश में एक आंदोलन की आग जला दी। इसी दबाव का नतीजा था कि अंग्रेजों को बातचीत की टेबल पर आना पड़ा, जिससे गोलमेज सम्मेलन हुए और आखिरकार 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। और फिर साल आया 1942। महात्मा गांधी ने आखिरी और सबसे बड़ा नारा दिया, एक ऐसा नारा जिसने ब्रिटिश राज के खिलाफ फैसले की लड़ाई को एक नई पहचान दी, करो या मरो। ये था भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ। ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक तरह से फाइनल अल्टीमेटम था। गांधी जी का नारा करो या मरो साफ इशारा था कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। अंग्रेजों ने फौरन कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये आंदोलन बिना किसी नेता के अपने आप पूरे देश में फैल गया, एक ऐसा विद्रोह जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दीं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर, जीत और त्रासदी। ये वो वक्त था जब आज़ादी का वो सपना जो बरसों से देखा जा रहा था, आखिरकार सच हुआ, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी है आखिरी दौर की बातचीत की, सत्ता के ट्रांसफर की और बंटवारे की उस दिल दहला देने वाली हकीकत की। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते ब्रिटिश साम्राज्य काफी कमजोर हो चुका था। अब भारत की आज़ादी तय लग रही थी। सत्ता को शांति से ट्रांसफर करने के लिए कैबिनेट मिशन भी आया, लेकिन बातचीत फेल हो गई और मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे के ऐलान ने देश को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक दिया, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसी अफरा तफरी के बीच इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, जिसने एक नए देश का रास्ता तो बनाया, पर एक बटे हुए देश का। तो ये आखिरी दांव कैसे चला गया? कैबिनेट मिशन का एक बड़ा प्लान था, एक अखंड भारत को बचाने का, पर वो राजनीतिक मतभेदों की भेंट चढ़ गया। फिर मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे ने बातचीत को खत्म करके हिंसा शुरू कर दी। आखिर में आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक तेज और फाइनल सोल्यूशन के तौर पर बंटवारे का प्रस्ताव रखा और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन एक टूटे हुए महाद्वीप के तौर पर। इस आज़ादी का प्रतीक था बंटवारा, जिसे नक्शे पर एक लकीर खींचकर तय किया गया, रेडक्लिफ लाइन। सोचिए, ये वो बॉर्डर लाइन थी जिसे सर सिरिल रेडक्लिफ ने सिर्फ कुछ हफ्तों में जल्दबाजी में खींच दिया था, और वो भी एक ऐसे इंसान ने जो इस जमीन पर पहले कभी आया ही नहीं था। इस एक लकीर ने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। परिवार, गांव और इतिहास सब कुछ बांट दिया। तो हाँ, 1947 में भारत को अपनी आज़ादी मिल गई, लेकिन बंटवारे की वो लकीरें खींचने के बाद आज़ादी की असली कीमत क्या थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे जहन में गूंजता है।